तो हम आज पढ़ेंगे एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक्चुअली HIV से फैलता है और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। अगर इसके हिस्ट्री की बात की जाए तो ये सबसे पहले न्यूयॉर्क में देखा गया था 1981 में, और इंडिया में 1983 में सबसे पहले देखा गया था चेन्नई में। अगर बात की जाए कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कॉजेटिव एजेंट की बात की जाए तो HIV के माध्यम से फैलता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये एक रेट्रो वायरस फैमिली का वायरस है और इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो RNA होता है, और इस RNA वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जीन पाई जाती है जो RNA को DNA में कन्वर्ट कर देती है। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसीलिए इसकी दवाई नहीं बन पा रही है। स्ट्रक्चर ऑफ HIV, तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो एक इन्वलप्ड स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो कि बनी होती है लिपिड सेल मेम्ब्रेन की बनी होती है, और प्रोटीन पार्ट भी होता है उसमें, जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 120 जिसको GP120 कहा जाता है। इसमें प्रोजेक्शन लगे होते हैं, निकले होते हैं बाहर की तरफ, मतलब एक तीली नुमा संरचना होती है, स्पाइक्स निकले होते हैं जिसमें CD4 रिसेप्टर होते हैं जो कि HIV को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब HIV वायरस यहीं पे आके बाइंड करता है और उसकी इम्यूनिटी को कम कर देता है, CD4 काउंट को कम कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट में और सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। मेन यही है HIV। ये खुद एक बीमारी नहीं है, ये एक सिंड्रोम है, कई सारी बीमारी उत्पन्न करने का एक सिंड्रोम। तो इसमें और देखा जाए अगर तो RNA अगर देखा जाए तो इसमें 2 आइडेंटिकल कॉपी ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम होता है। वायरल एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसमें अटैच्ड होता है जेनेटिक मटेरियल से। और अगर इसमें बात की जाए कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, HIV एड्स हम लोग रटते रहते हैं, आखिर ये कैसे फैलता है, तो देखेंगे इसमें ब्लड से सबसे ज़्यादा इसमें चांस रहता है फैलने का। जैसे एक पर्सन है तो डोनेशन कर रहा है, तो डोनर में पहले से अगर HIV है तो रेसिपिएंट में भी HIV होने का चांस रहेगा। निडल शेयरिंग से होता है, निडल स्टिक इंजरी हो जाए इससे होता है। ओपन वुंड्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन से फैलता है। इंजेक्शन से फैलता है। सेक्चुअल में होमोसेक्चुअल भी हो सकता है, मतलब मैन टू मैन हो सकता है, हेट्रोसेक्चुअल हो सकता है, मैन टू वुमेन हो सकता है। और HIV जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान भी HIV होने का चांस रहता है। जैसे लीवर ट्रांसप्लांटेशन चल रहा है तो उस पर्सन का लीवर अगर दूसरे में लगा दोगे जिसके HIV है पहले से, तो जिसमें लगाएंगे लीवर, जिसमें ट्रांसप्लांटेशन करेंगे लीवर का, उसमें भी होने का चांस रहेगा। मदर टू बेबी में जा सकता है, फैल सकता है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है। अगर बाद में भी देखा गया कि जैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं फीमेल्स बेबी को, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी हो सकता है, दूध जब पिलाते हैं बच्चे को उससे भी फैल सकता है। और ये बात ज़रूरी है जानना कि किस चीज़ से HIV नहीं फैलता है। तो मच्छर के काटने से HIV नहीं होता है, टिक्स के काटने से HIV नहीं होता है, इंसेक्ट के काटने से HIV नहीं होता है। आपके आंसू आ रहे हैं, अगर वो किसी के टच कर जाएं उससे HIV नहीं होगा। ना ही आपका पसीना टच करने से HIV फैलता है। किसी के आप हग करें, गले मिल रहे हैं, उससे भी HIV नहीं होगा। हाथ मिला रहे हैं उससे भी HIV नहीं होगा। अगर आप अपने कपड़े किसी को शेयर कर रहे हैं या टॉवेल शेयर कर रहे हैं उससे भी नहीं होगा। अब अगर इसकी बात की जाए कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इसमें, मतलब HIV इन्फेक्शन तो हो गया है लेकिन सिम्टम अपीयर नहीं हो रहे हैं, इस बीच के दौरान को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जैसे ये कम भी हो सकता है और 5 से 10 साल भी लग सकते हैं, इसके सिम्टम नहीं दिखेंगे और आप HIV पॉजिटिव रहेंगे। आप अगर अपना टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं या ELISA मेथड से लगवाएं तो आप पॉजिटिव निकलेंगे। एड्स के साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं, जैसे डायरिया,
काज कर सकता है। कफ आएगा आपको, बहुत वीकनेस लगेगी, थकान महसूस होगी, आपकी धीरे धीरे मेमोरी लॉस हो जाएगी, डिप्रेशन में चले जाएंगे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाएंगे, निमोनिया काज कर सकता है, आपका वेट बहुत लॉस हो जाएगा, फीवर आएगा, रात में पसीना आएगा, लाल ब्राउन पिंक कलर के चकत्ते स्किन पे पड़ने लगेंगे, माउथ के अंदर आपके अल्सर हो सकता है, नोज़ के अंदर अल्सर बन सकते हैं, आईलिड्स जैसे पलक होते हैं इस पे आपके चकत्ते पड़ सकते हैं, आँख के अंदर भी चकत्ते पड़ सकते हैं, आपको ब्लड की वोमिटिंग हो सकती हैं। तो देखते हैं आखिर एचआईवी को हम लोग रोक कैसे सकते हैं। तो जैसे इंटरकोर्स के दौरान पे अगर कंडोम्स यूज़ किए जाएँ तो एचआईवी को कम किया जा सकता है। यूज्ड निडल को अवॉइड करें यूज़ करना दोबारा, और जितना कोशिश हो सके तो न्यूट्रिशनल फूड इनटेक करने की कोशिश करें, जिससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और बीमारियां होने की संभावना कम हो जाएगी, बीमारी से लड़ने की क्षमता ज़्यादा रहे शरीर की। और अगर किसी मदर में पहले से है एचआईवी तो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने से अवॉइड करें, और अगर एचआईवी पॉजिटिव पहले से हो तो अवॉइड करें, इंटरकोर्स ना ही करें, सेक्स ना करें अपने पार्टनर से। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई लेडीज़ है तो या तो फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करें या फिर अवॉइड करें कि प्रेगनेंसी कंसीव ना करें आगे। अगर हम बात करें कि कैसे एचआईवी को डायग्नोस कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर पेशेंट आएगा तो उसकी हिस्ट्री लेंगे कि आपके परिवार में कभी एचआईवी रहा है, मतलब किसी फैमिली में आपके मतलब मामा मामी या फिर किसी में, ये सब पूछेंगे उससे। फिर पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एनवायरमेंटल उसका मतलब देखेंगे कि आपके आसपास किसी को एचआईवी हो, या फिर उसके बाद लैब डायग्नोसिस करेंगे। लैब डायग्नोसिस में पीसीआर के माध्यम से टेस्ट लगाएंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और एलाइजा माध्यम से लगाएंगे। एलाइजा का फुल फॉर्म जैसे देखा जाए तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है, और बायोप्सी से भी पता कर सकते हैं।